हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पीजीटी फिजिक्स फीमेल का जो पेपर हुआ था 29 जून को जो है ये पेपर हुआ था, उसकी ड्राफ्ट आंसर की देखेंगे। फाइनल नहीं है, एक दो क्वेश्चंस हो सकता है कि जो है गलत हो, तो वही ऑब्जेक्शन के लिए जो है ये की डाली गई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये गलत दिया गया है तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए। तो ड्राफ्ट आंसर की है ये। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आगे जिनका भी पेपर है उनके लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सीरीज़ का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया था, मिसिंग सीरीज़। आप देख लीजिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए और इन क्वेश्चन को साथ साथ करके देखिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं नहीं, लॉजिक जो है इसमें वो ढूंढ पाते हैं या नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे अगर आप, तो वेन डायग्राम का यही फिर से क्वेश्चन आया था जिसमें एम्फीबियन, क्रोकोडाइल और शार्क्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड जो है ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरियोफोबिया, बैक्टीरिया से, ऐसे ही डार्कनेस डार्कनेस से जिसको डर लगता है उसको बोलेंगे लाइगोफोबिया। ठीक है, ट्राइंगल्स पूछा था फिगर में कि कितनी ट्राइंगल्स हैं, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। हर एक पे जो है आप क्या लिखते चलिए, इस तरीके से जितनी ट्राइंगल बन रही है पहले वो लिखिए, तो 7 ट्राइंगल यहाँ से आ जाएंगे। फिर दो को जोड़िए, क्योंकि ये 1 ट्राइंगल से बन रहा है। अब 2 को अगर आप ऐड करते जाएंगे तो 1 2 एक ट्राइंगल बन रही है, 3 4 एक ट्राइंगल बन रही है। इधर अगर आप देखेंगे तो 5 और 6 भी एक ट्राइंगल बन रही है, 6 और 7 भी एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, बन रही है ना। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 से भी एक ट्राइंगल आ रही है, 2 और 4 से भी एक ट्राइंगल आ रही है। तो कितनी हो जाएंगी ये, 3 और 3 6, ये 7 और 6 13, तो यही हो गई हैं। ठीक है, 13 ट्राइंगल तो हो गई हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 3 को ऐड करके भी बना सकते हैं। अगर 3 को आप ऐड करेंगे तो जैसे 3 4 7 को ऐड किया तो 14 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं 4 3 6 को, तो ये 15 हो गई। 3 से सिर्फ यही बन रही है, 4 से कोई ट्रायंगल और बन नहीं रही है, तो 15 जो है इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। आगे देखिए, एक परिवार के लोग टहलने के लिए बाहर गए। पिता के पहले पुत्री टहल रही थी, पुत्र माता के पीछे तुरंत पिता के आगे टहल रहा था, सबसे अंत में कौन टहल रहा था ये पूछा है, तो पिता टहल रहा था। ठीक, फाइंड द मिसिंग नंबर बताना था, सीरीज वाला क्वेश्चन है। 4 10 22 46। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई लग रहा है, क्योंकि जब भी आप एकदम से डिफरेंस ना बड़ा होता जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। ये मैंने आपको पहले बताया जब हमने रीजनिंग पढ़ी थी। ठीक है, अगर बिल्कुल डिफरेंस कम है तो हम वहाँ पे डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए 4 से 10 कैसे आ सकता है, 4 दूनी 8 जमा 2 10 हो सकता है। 10 10 इंटू 2 20 प्लस 2 22, फिर 22 दूनी 44 जमा 2 46, ऐसे ही 46 दूनी क्या हो जाएगा 92 जमा 2 94 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। चलिए, आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप उत्तर प्रदेश, झांसी और गोवा। अब देखिए, झांसी तो यूपी में है, ठीक है, तो गोवा अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा 4th वाला। ए बॉय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि पश्चिम की तरफ जो है वो जाता है। ही टर्न्स राइट एंड अगेन ही टर्न्स राइट एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एट लास्ट टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ। बहुत इजी है, नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, करके देखिएगा इनको। ओके, वही अगेन मिरर इमेज का है, लेफ्ट राइट मिलेगी, राइट लेफ्ट मिलेगी, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा वो इस तरफ दिखाई देगा और ये वाला उस तरफ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा गलत क्यों है, दूसरा देखिए दूसरा गलत क्यों है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो ये जो झंडे की पोजीशन दी गई है ये उसी तरफ जा रही है, लेकिन होना कहाँ चाहिए था, उस तरफ, क्योंकि ये इमेज जो है पूरी पलट जाएगी। ठीक है, ये उस तरफ चला जाएगा, ये उस तरफ, तो इसका जो ये मुंह होगा ये भी तो उसी तरफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। थर्ड में अगर देखेंगे तो थर्ड में देखिए बिल्कुल सही है, फेस तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर आप देखेंगे ये वाली चीज़ यहाँ की यहाँ यहीं पर है, ये वाली चीज़। ठीक है, होनी कैसे चाहिए थी, ऐसे चाहिए थे, तो ये वाला यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है मिसिंग लेटर बताना है सीरीज़ में से, DAC FEL HIO JMU। इसमें देखिए क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने। A को बीच में रखा है, देन B को स्किप करके CD लगा दिया है, E F हो गया इधर, देन I हो गया, नहीं ये नहीं लगी है। देखिए फर्स्ट को लेके चलिए, DE को स्किप छोड़ करके F आ गया, G को स्किप करके H आ गया, फिर I को स्किप किया J आ गया, फिर K को स्किप किया तो L आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला नंबर चेक कीजिए, A से E आया, E से I आया, I से M आया और M से Q आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी सी डी 3 नंबर्स को स्किप किया गया, फिर यहाँ पे एफ जी एच अगेन 3 नंबर को, जे के एल एम आ गया, एन ओ पी को कर दीजिए क्यू आ जाएगा। इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो एल क्यू ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे सिलोइज्म का क्वेश्चन है। ओके, कथन दिए गए हैं, देखिए क्या कह रहा है, सभी महीने जितने, मतलब सभी महीने क्या हैं, सितंबर हैं, जितने भी महीने थे वो क्या हैं, सितंबर है, और सभी महीने जो हैं वो अक्टूबर हैं। अब इनमें से जो बताना है कि क्या कथन जो है सही हो सकता है। अब सभी महीने अक्टूबर भी कह रहा है, सभी महीने सितंबर भी कह रहा है। ओके, सभी सितंबर जो हैं वो अक्टूबर है, पॉसिबल है, नो। ठीक है, सभी सितंबर महीने हैं, सभी सितंबर महीने हैं, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है कि सभी महीने सितंबर है, तो सितंबर महीने कैसे हो जाएगा। ठीक, कुछ अक्टूबर सितंबर है, ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि महीने ऐसे था, फिर यहाँ पे अक्टूबर आ रहा है, फिर यहाँ पे सितंबर आ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ कुछ अक्टूबर ऐसे हैं जो सितंबर हैं। ठीक है, या फिर कह रहा है कि सभी अक्टूबर महीने हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि सभी महीने अक्टूबर हैं, तो इसीलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें से ओड बताना है, बेकिंग पाउडर, नाइट्रोजन, वाटर और सॉल्ट। तो नाइट्रोजन इसमें गैस हो जाएगी, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन रो ऑफ चिल्ड्रन दीपा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट इधर से है तो 9th यहाँ से है, काजल 13th है राइट हैंड से। इफ देयर पोजीशन आर इंटरचेंज दीपा बिकम्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ काजल फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ओके, यहाँ पे इसकी अगर आप देखेंगे दीपा की जो पोजीशन थी वो 9th थी, लेकिन जब यहाँ पे 13 मार्क्स नंबर पे वो पहुंची पीछे से 13, तो वो किस पोजीशन पे पहुंच गई, 18th नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है, तो ये बताना था कि व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ काजल, कि काजल की पीछे से पोजीशन क्या रहेगी, राइट हैंड से। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये 9 से 18 होगी, कितने का डिफरेंस आया, 9 का डिफरेंस आया, तो वो 9 का डिफरेंस 13 में ऐड कर दीजिए, 13 और 9 22, तो 22 जो होगी वो राइट हैंड से हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला देखिए, इन द क्वेश्चन गिवन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन। स्टेटमेंट दी है, अगर हमें कंक्लूजन हमें बताया गया है। ओके, देखिए इसमें ये कह रहा है कि जेड जो है वो ग्रेटर देन है एच से, जेड क्या है, ग्रेटर देन है एच से। अब इसमें देखिए क्या ये सही आ रहा है, ओ जेड देखिए किस किस से बड़ा, जेड एल से बड़ा है और वाई से बड़ा है, एल से और वाई से बड़ा है। अब वाई से बड़ा है तो ऑब्वियस अगर आप सेकंड वाली इसमें चेक करेंगे, वाई जो है वो एच से बड़ा है। जब वाई एच से बड़ा हो गया तो ऑब्वियस है जेड भी तो एच से बड़ा होगा, क्योंकि जेड तो वाई से भी बड़ा है। ठीक, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर पी कह रहा है कि पी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है यू के, पी ग्रेटर देन इक्वल टू के कैसे हो सकता है, क्योंकि जब एच को हम कह रहे हैं कि एच पी से बड़ा है और हमें पता है जेड तो वैसे ही एच से बड़ा है, तो सेकंड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ एक कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके के क्वेश्चन वैसे बैंकिंग में दिए जाते हैं, बट इस बार आ गए हैं, एसएससी में भी पूछ लेते हैं ना, सेम एज इट इज़ वैसा ही पैटर्न जो है फॉलो किया हुआ है। ठीक है, डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको चेक करना होता है दोनों रिलेशंस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन 1 ट्रू हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन फिगर को पूरा करना है, तो क्वेश्चन फिगर को देखिए किस तरीके से, एक तो पूरा सर्कल ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में, फर्स्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन को टच कर रहा है, ये इस वाली लाइन को टच कर रहा है, जबकि ये अंदर है लाइन के। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, जबकि आ क्या रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन रहा है, लाइन को टच ही नहीं कर रहा है, ये लाइन को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए थर्ड भी हमारा, थर्ड क्यों नहीं बन रहा है, देखिए थर्ड क्यों नहीं बन रहा है, देखिए कि ये जो है यहाँ पे सर्कल को टच नहीं कर रहा है, बट ये यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है, इसलिए फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस याद रखने की क्या नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिमिलर लग सकता है आपको, कि बिना देखे अगर आप इसमें देखेंगे कि हाँ भाई ये वाली इमेज बन सकती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सर्कल को टच नहीं करता, फिर ये सर्कल इस स्क्वायर को टच नहीं करता। ये छोटी छोटी चीज़ें इन फिगर्स में याद रखनी होती हैं। फाइंड द ओड वन बतानी है, जो इसमें ओड वन है। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे 4 4 के अंदर, यानी कि स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल को रखा गया है, मीन्स पहले 2 जो बाहर थी वो 4 4 की हैं, फिर अंदर 3 की है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली 4 की है, फिर अगली है 1 2 3 4 5 6 देन 5 की है। ओके, इसमें 4 3 और 4,
ओके मे बी पता नहीं कौन सा रूल इसमें फॉलो किया इन्होंने, बट यहाँ पे थर्ड को इन्होंने ओड बताया है, थर्ड को ओड बताया है। मे बी इसने जैसे ये अंदर वाला जो है थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है उस चीज़ को की कारण किया हो, अदरवाइज़ लॉजिक मुझे इसमें कुछ दिखाने क्या रीज़न है। ओके बट इसका आंसर 3 था। ओके चलिए आगे देखिए, सिलोइज्म का अगेन एक और क्वेश्चन है। ऑल कीज़, जितनी भी कीज़ हैं वो क्या है, लॉक्स हैं, और ऑल लॉक्स क्या हैं, जितने भी लॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्क्रू हैं। और ऑल डोर्स आर की, और जितने भी डोर्स हैं वो कितनी हैं, क्या हैं, कीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डोर्स को रख सकते हो। तो ऑल स्क्रू आर कीज़, कि जितने भी स्क्रू हैं वो सारे क्या हैं, कीज़ हैं। नहीं, कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, स्क्रू तो यहाँ पे बाहर है, सारे स्क्रू थोड़ी हो सकते हैं। ऑल कीज़ आर स्क्रू में आ सकता है, ऑल कीज़ जैसे यहाँ पे लॉक कह रहा है और लॉक स्क्रू में आ गए तो उस वहाँ पे हम एक निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सम लॉक्स आर कीज़, कि कुछ लॉक्स ऐसे हैं जो कीज़ हैं। तो हाँ ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा ना कि ऑल कीज़ है, जितनी भी कीज़ थी वो लॉक्स हैं, तो ऑब्वियस है इन लॉक्स में से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो कीज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि सम लॉक्स आर कीज़, तो इसलिए सेकंड फॉलो करेगा सिर्फ। ठीक, अगला देखिए, इसमें बताना था रिलेटेड लेटर्स FH, BZ, LB, LPDT, EK, CZ, इस तरीके से इसमें सीरीज़ देखनी थी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन इन दो में होगा वही तीसरे और चौथे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, F से L पहले मैच करके देख लीजिए, H से P, B से D, J से T, इस तरीके से। या सम टाइम ये होता है कि फर्स्ट वाला लास्ट से रिलेटेड होता है, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो जो रूल लगे आप उसके अकॉर्डिंग करके देखिए। JVFN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें इंटरचेंज था, फिर जो सिंबल चेंज, साइन को हम चेंज करते हैं कि हमारा जो है 214 के बराबर आ जाए। अब ये कह रहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक्सचेंज करूंगा तो आंसर 214 आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, 440 डिवाइड 10 माइनस 330 प्लस 100, और डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास में सबसे पहले हम किसको यूज़ करते हैं, डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और 10 चौक 40 हो जाएगा। फिर माइनस 330 एज इट इज़ रहेगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करके देखिए 500 और 44, 544 में से 330 को माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, आ गया 214, तो ऑब्वियस है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉकेट इज रिटर्न एज दिस एंड फीमेल बी रिटर्न एज इन दैट लैंग्वेज। फीमेल बताना था, तो वही P से क्यों जा रहा है, ओके P से डायरेक्ट क्यों लिखा गया है, मे बी तो किसी को नहीं छोड़ा गया है, तो F से सीधा G लिख दीजिए। अब O से क्यों कैसे आ रहा है, O P को स्किप किया गया, यानी कि एक को स्किप किया गया, E के बाद हम अगर F को स्किप करेंगे तो अगेन मेरा G आ जाएगा। फिर C से F बनाया गया, C से F बनाने के लिए कितने अक्षर को स्किप किया गया, D और E, 2 अक्षर को। पहले 0 था, पहले किसी भी एक अक्षर को स्किप नहीं किया गया, फिर एक अक्षर को, फिर 2 अक्षर को, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब M के बाद हम क्या करेंगे, 2 अक्षर को स्किप करेंगे, N O, तो यहाँ पे P आ जाएगा, तो ऑब्वियस है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज इसमें चल रही है। ठीक है, ओके वैसे हाँ क्वेश्चन सही है, लेकिन गलत होने के चांसेस जिसमें हो सकते हैं वो जैसे इस वाले कंडीशन वाले में हो गया, या जो निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस है उनमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि, क्योंकि वो होता है ना फिर हर एक का लॉजिक अलग लगता है। अदरवाइज 18 से 19 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप इजीली आपके निकल जाएंगे, क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, हाउ मेनी सेशन वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल डिस्कसिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि संविधान जब बना था उससे पहले कितनी बैठकें जो थी हुई थी, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, कितनी बैठकें हुई थी, हाउ मेनी सेशंस, तो 11 हुए थे। ठीक है, नवंबर 2020 में केंद्र शासित लद्दाख को ले इंडियन एयरफोर्स सेंटर में केंद्र की डैश के पहल के अंतर्गत स्थापित सबसे बड़ी सौर परियोजना मिली, जो जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है। ये भी हमने पढ़ा था, लद्दाख में मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मिली है सौर परियोजना। ठीक है, व्हाट नंबर ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय R.H. विटकर इन द ईयर 1969, तो 5 किंगडम। ठीक है, ओके ये साइंस का क्वेश्चन है। कौन सा राज्य महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री को लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो केरल बना है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीता, ये बताया था मैंने आपको, नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलिया ओपन मैंने आपको बोला था जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका? तो इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। किस देश की सैन्य टुकड़ी ने 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया? तो बांग्लादेश की परेड ने लिया था। हु वॉज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1916? तो कहाँ पर बनी थी? वेहर, ढाका। हु इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबेल प्राइज? तो 2 बार नोबेल प्राइज सिर्फ मैरी क्यूरी को मिला है, तो 4th हो जाएगा। कौन अनटचेबल नामक किताब के लेखक हैं? तो मुल्क राज आनंद की बुक है अनटचेबल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति से पहले से विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर स्थायी अध्यक्ष बने थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सारे क्वेश्चन है ये हमने किए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ अगर आप छोड़ देंगे करंट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से भी जो है हमने कुछ किए हुए हैं, कुछ हमारे रहते हैं। आगे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला, तो पहली महिला हमने पढ़ा है जिनको ताबी थी बछेंद्री पाल, जो है ये भारत की पहली महिला थी जो वहां पे पहुंची थी, ठीक है। एडमंड हिलेरी जो है ये पुरुषों में पहला था जो पहुंचा था, और तेंजिंग नॉर्वे भी जो है पुरुषों में पहला था। यानी कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग जो थे ये पुरुषों में थे पहले, और जनको ताबी ये दुनिया की पहली महिला थी, और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, ठीक है। भारतीय प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जो हमने DSSS भी कोर्स करवाया था उनमें हमने सारे क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री के हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारी चीजें की हुई हैं। व्हाट टेम्परेचर इज नोन एज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैन कैच फायर? तो इसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। हाँ, साइंस हमारी नहीं हुई है उसमें, बट मैं साइंस के लिए बोलूंगी आपको कि NCERT कीजिए, 9th 10th हो जाएगा इसीलिए आसानी से। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज इन इंडिया एवरी 4 years, यहाँ पे दिया गया है। कुंभ मेला तो ऑर्गेनाइज 12 सालों के बाद होता है ना, 12 years होना चाहिए था, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि मैंने यही पढ़ा है। तो फेस्टिवल कुंभ मेला जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है 12 साल में एक बार जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस बार का कुंभ मेला जो है कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार में हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे 12 years आना चाहिए था, ओके। तो इसमें भी वैसे 2 सेलिब्रेट होते हैं, जो एक फुल कुंभ मेला होता है जो कि 12 साल में होता है, और एक अर्ध भी जो है सेम साइट पर ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वो 6 साल में होता है। तो यही जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है, इसमें आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया लोकेटेड? BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। whose birth anniversary shall be celebrated as Pakistan Divas on 23rd January each year? ओके, पराक्रम दिवस, सॉरी पाकिस्तान दिवस बोला मैंने, पराक्रम दिवस के लिए जो सेलिब्रेट की जाएगी, हाँ, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शुरू की जाएगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए शुरू की गई है ये। भारत के संविधान के मूल पाठ में पूछी कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 हैं, और अभी की अगर हम बात करें तो अभी 12 हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? IBRD, ये किसको कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन जब हमने की, तो इसके जो 2 पार्ट थे वो मैंने आपको बताए थे कि किस किस को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के आ गए हैं। मैथ्स में देखिए, इन व्हाट टाइम विल ₹1250 अमाउंट टू ₹6% पर टाइम इसमें निकालना था, ओके, कि 1250 का जो अमाउंट है वो, ओके, इन व्हाट टाइम विल बी रुपीज़, हाँ, ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये मूलधन हो जाएगा ना, ये यहाँ से इसका ब्याज निकाल लीजिएगा। 1475 में से 1250 माइनस कीजिए, ठीक है। SI का फॉर्मूला आता है P × R × T/100। फिर हमें इसमें से टाइम चाहिए, टाइम को इधर रखिए, बाकी चीज़ें उधर लीजिए। जो SI आएगा वो यहाँ से आप माइनस करके जो निकालेंगे उसको रखिएगा, 1475 को डायरेक्ट मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल वैल्यू बन गई ना, अमाउंट बन गया है, ठीक। तो हमें तो यहाँ से ब्याज चाहिए, तो 1475 में से 1250 को माइनस कीजिएगा, एंड देन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 3 years यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ओके। चलिए अगला देखिए, उन छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 63 पेन और 98 कॉपियाँ इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में कॉपियाँ जो है प्राप्त की जा सके, प्राप्त हो, सॉरी। अब इसमें देखिए 63 और 98 की कॉपियाँ, ओके। अब इसमें देखिए क्या पूछा? अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है? HCF होता है। तो 63 और 98 का क्या कीजिए? HCF निकाल दीजिए, ठीक है, 7 आ जाएगा। देखिए HCF वो होता है जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, फिर दोनों से वो डिवाइड। अब जैसे 63 और 98 का अगर आप निकालेंगे तो 3 भी आ जाएगा। इसको अगर आप इस तरीके से निकालेंगे 98 और 63 का, तो 3 भी आ जाएगा, लेकिन 3 63 को तो कर रहा है, 3 98 को नहीं कर रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 7 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 63 को भी कट करेगा और 7 98 को भी कट करेगा, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का अंक गणितीय मान इसके क्षेत्रफल का इतना गुना है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज का मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना है, वो क्षेत्रफल का गुना बता रहा है एंड उसके बाद भुजा की आप लंबाई उसमें से निकाल सकते हैं, तो एक इकाई यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था क्या आना है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मार्क, ओके, यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाइए। सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व कीजिएगा, और 2704 किसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, पहले उसको करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। ठीक है, पहले स्क्वायर रूट को सोल्व कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आप इसको कीजिएगा एंड देन जो भी प्लस माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2740 किसका बन रहा है, 52 का स्क्वायर रूट बन रहा है, तो 52 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 3 कर लीजिए। 52 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 हो जाएगा। फिर 9 को यहाँ पे सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 9 1 9, 21 आ जाएगा, तो 156 जमा 246 332 और माइनस 21। यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस पहले जो भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस आपका चल सकता है। ओके, तो 49 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 4 वर्ष पहले 6 सदस्यों के परिवार की एक औसत आयु दी गई थी। परिवार में एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी वर्तमान औसत आयु उतने बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। देखिए 4 वर्ष पहले दी गई है, यानी कि 6 गुणा 32 कितना हो गया सम, 6 दूनी 12, 6 18 19, ये तो 192 4 वर्ष पहले था। अभी कितना हो जाएगा टोटल अगर हम देखेंगे तो 24 वर्ष और जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि 6 सदस्यों की बात हो रही है, तो 6 सदस्यों की जब हम सम संख्या जोड़ेंगे तो 4 4 हर एक में बढ़ेंगे ना, 4 2 6, 9 2 7, 276 आ जाएगी। वेट एक मिनट, 24 को जोड़ना है ना, 4 2 6, 9 2 11, 1, ओके 216 आ जाएगी, 216। ठीक है, 216 आ जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि परिवार में एक और बच्चे को शामिल कर लिया है और वर्तमान जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है, तो बच्चे की आयु जो है बतानी है कितनी है। ठीक है, बच्चे की आयु बतानी है कितनी है। ओके, 216 तो उनका सम आ गया था ना, और अभी जो आ रहा है वो 32 वर्ष आ रही है औसत, तो 32 गुना अब 7 सदस्य हो गए 224, तो 224 में से आप 216 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 4 और 4 8, हाँ 8 वर्ष आ जाएगा। आ गया आंसर 8 वर्ष। इस तरीके से निकालना होता है बस इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाविक द्वारा 150 किलोमीटर दूरी जो है धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा यदि नाविक की धारा की दिशा में गति नाविक की धारा के विपरीत दिशा में गति का 250% धारा की गति 15 किलोमीटर घंटे है। ओके, ये हमेशा जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, नाविक वाले जो होते हैं सिर दर्द कर देते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे जो है यहाँ पे इसको लगेंगे। ठीक, एक परीक्षा में 68% विद्यार्थी जो है गणित में पास हो रहे हैं, 62% जो है ये सांख्यिकी में, तो जबकि 40% दोनों विषयों में, इन दोनों विषयों में 30% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। देखिए सारा पेपर वही आया हुआ है जो हमने पढ़ा हुआ है, मैथ्स बिल्कुल वही आ रहा है जो मैंने आपको कराया था, और मैंने बोला था ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल लेवल भी वही है, सेम एज इट इज जो हमने पढ़ा था, और ये इस तरीके का क्वेश्चन भी जो हमने किया हुआ है, तो आप जाके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, जिसने किया हुआ है आप इनको खुद से सॉल्व करके देखिए। 300 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे है 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/7 ऑफ अनदर नंबर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक नंबर का जो 40% है वो 4/7 है किसी दूसरे नंबर का, तो रेशो बताना है उसमें, तो x और y को एक जगह ले आइए। ठीक है, ये 4/7 हो जाएगा, 100/40 हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दिए, 4 से 4 से 10/7 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल दिए गए हैं। देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आज से 5 वर्ष बाद ए की बी की आयु का अनुपात दिया गया है, उसके वर्तमान आयु का योग दिया गया है, तो सी की वर्तमान आयु पूछी गई है। ओके, ये अगर आप देखेंगे 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, उनकी जो वर्तमान आयु का योग दिया गया है वो 125 वर्ष दिया गया है, और यहाँ से अब वर्तमान आयु का योग 125 है। ठीक है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष और इसमें जोड़ दीजिए, 15 वर्ष और जोड़ देंगे ना तो वो हो जाएगी 10 की 0, 2 3 और 1 4, 140 हो जाएगी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5 3 8 और 2 10, 10x जो है हमारा कितने के बराबर है, 140 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। फिर वहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, और 14 दूनी 28 हो जाएगी ना,
28 जो आएगी सी की 14 दूनी 28, ये आएगी आज से 5 वर्ष बाद। हमें तो वर्तमान की बतानी है, यानी कि 28 में से 5 और माइनस कर दीजिए, 23 आ जाएगी। पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं मैथ्स में। चलिए कुछ क्वेश्चंस नहीं बोलूंगी मैं, इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज 20 में से 15 क्वेश्चन कहीं पर नहीं गए, बहुत इजी हैं 15 क्वेश्चंस। इफ द 9 डिजिट नंबर इज दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, ये डिविजिबिलिटी रूल वाले जरूर आए हुए हैं, करवाया हुआ है मैंने, वैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल कि किसमें जो है आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 9 से वो कैसे डिविजिबल होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू वो होगी जिसको रखने के बाद वो डायरेक्टली 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको 9 का रूल पता है कि 9 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल लगेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं जैसे 2 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसमें पीछे सम संख्या हो, जिसमें पीछे सम संख्या होगी वो 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगी, उसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रूल मैंने आपको करवाए डिविजिबिलिटी के, तो वो आपको याद होने चाहिए। डिविजिबिलिटी हर एक में पूछा जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, उस x की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है और वहां से वैल्यू निकालने की क्या आएगी, ठीक। जैसे यहाँ से मान लीजिए x की वैल्यू 5 आई, तो उस 5 को आप इसमें रखिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो डिविजिबिलिटी रूल जो करवाए हुए हैं उनको जाके देखिए एक बार, अगर नहीं आपको आते हैं तो। देखिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना था, इसको आप सोल्व करके बता सकते हैं कि कौन सा जो है इसमें स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ट्रिक वगैरह याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, इनको डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। इनको क्या कीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 95 को आप 201 से डिवाइड करके देख लीजिए, 76 को 199 से डिवाइड करके देख लीजिए, फिर वहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं किसका फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट जिनको नहीं आता है बिल्कुल ही, वो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगर आप देखेंगे आगे, देखिए आगे है द गिवन बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ बर्गर्स एंड पिज्जा सोल्ड बाय एन आउटलेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। ओके, ये दिया गया है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे टू द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन। ओके, रेशियो बताना है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, रेशियो किसका बताना है, जो नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड हुए वेडनेसडे को। वेडनेसडे अगर आप देखेंगे ये रहे, बर्गर्स कितने सोल्ड हुए हैं, 320 सोल्ड हुए हैं। इसका रेशियो बताना है नंबर ऑफ पिज्जाज सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो पिज्जा सोल्ड हुए हैं 240 हुए हैं, तो 320 बटे 240 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 32 रेशो 24, ठीक है। यहाँ से 8 चौक 32, 8 3 24, 4:3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला, एक बर्तन में इतने दूध है, इस मिश्रण में। ओके, 2 ही तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आपको, एक मिक्सचर एलिगेशन और दूसरा जो बोट वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही दिमाग को खा जाते हैं, ऐसे वाले हैं। बाकी समझ आने के ऊपर है, जिसको समझ आ जाते हैं उनके लिए ये भी इजी होते हैं, बट अगर जिसको मैथ नहीं आता है वो इनमें ना ही पढ़े तो बेटर है। उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, आप इन चीज़ों में ना ही जाएं तो बेटर है। जितना आप कर सकते हैं इजी लेवल वो आप कीजिए, ठीक है। अगर आप 20 में से इन 2 क्वेश्चंस को छोड़ भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इन पे 2 क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम समझ आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ऐसे घुमा के देते हैं कि आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे इनमें, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा कम समझ आता है मुझे इनमें, ठीक है। चलिए अगला देखिए, छूट वाला क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं इनको। 10% की छूट देने के बाद एक किताब को इतने में बेचने पर एक फुटकर विक्रेता को इतने का नुकसान हो गया है। यदि वह 20% की छूट देने के बाद इतना प्राप्त करना चाहे तो किताब का अंकित मूल्य। हमेशा मैंने आपको कहा है, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस हो, सीपी हो, हमेशा 100% मान के चलो। कोई ही क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मार्क्ड प्राइस भी दे दिया गया और कॉस्ट प्राइस भी पूछ लिया गया हो, ठीक है। अदरवाइज इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे आएगा और जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो हमेशा हम किस में निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। 24,000 रुपये यहाँ से उस किताब का अंकित मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a + b इन द इक्वेशन। ओके, ए और बी की वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी थी कि क्या वैल्यूज जो है यहाँ से बनेगी। ओके, यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए इसमें जो लगेगा फॉर्मूला वो मतलब जो इंडाइसिस और सर्ट्स वाले क्वेश्चन हमने पढ़े ना, बेस सेम तो पावर ऐड या मल्टीप्लाई में नहीं है तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 11 है, 11 को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 11 को इधर ला के पावर को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 11 की अगर मैं पावर माइनस करूँगी तो 4 + b और ये -12 या 12 - 4 - b कर लीजिए,
-12 भी कर लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा कितना 8 भी, तो 11 की पावर -8 भी निकल जाएगी, 8 प्लस भी। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। अब ये देखिए इसको 16 को आप क्या कर लीजिए, अब देखिए 4 4 तो यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन ये वाला 16 अलग है, इसको आप क्या कीजिए 4 की पावर 2 बना लीजिए। ये हो जाएगा 4 की पावर 2 करेंगे तो 2 × 2 4, तो 4 की पावर 4 6। यहाँ पे 4 की पावर क्या है a/6 है, इनको ऐड कर लीजिए क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो 4/6 प्लस a/6, यहाँ से आ जाएगा कि 4 की जो पावर बनेगी वो 4 प्लस a/6 बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर ये वाली जो पावर थी 5/6, ये क्या होगी इस तरफ आके डिवाइड होगी, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ a की रखिए, दूसरी तरफ b की रखिए। फिर जब आपको दिखे कि हाँ भाई a और जहाँ पे आप a और b को इक्वल रख सकते हैं वहाँ पे आप उन चीज़ों को इक्वल रख दीजिए। ठीक है, ओके। लेकिन कभी भी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई मत कर देना कि 11 और 4 को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई जब भी पावर में हो कब होगा, जब बेस सेम होगा तभी जो है उनको मल्टीप्लाई यानी कि उनमें पावर ऐड कर दी जाती है उनकी। तो 9 आंसर यहाँ से निकल के आएगा। आगे देखिए एक टेबल वाला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। Okay, in how many subject percentage marks obtained by the student in each subject is more than is overall percentage marks? तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परसेंटेज मार्क्स जो हैं जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं हर एक सब्जेक्ट में वो मोर देन है इसकी ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स से। ओके, मतलब कौन से दो का आप निकालिए परसेंटेज, फिर उसमें ये देखना है कि मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके ओवरऑल से ज़्यादा उनके एक सब्जेक्ट में जो है ज़्यादा है, वो चीज़ इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, तो 3 सब्जेक्ट्स ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ओके। ग्रुप ऑफ एम मैन कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज। सिंपल M1 D1 H1 वर्क वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर समान दूरी के आते हैं, कुल 47 मिनट का, तो कुल दूरी बतानी है किलोमीटर में। 3 किलोमीटर पर घंटा 4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड दे रखी है, इसमें समान दूरियों की यात्रा करता है और कुल 47 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी बतानी है कितनी हो जाएगी, कुल दूरी की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मूला लगा लीजिएगा दूरी बटे चाल और इक्वल टू समय रख दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूरी के लिए जो है मतलब सेम दूरी है लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है। मान लीजिए x दूरी है तो x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 और टोटल टाइम उसे 47 लग रहा है। अब ये प्लस क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि उसको टोटल टाइम दे दिया ना, तो इसीलिए इन तीनों दूरियों को हमने ऐड कर दिया है। ओके, फिर यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिएगा, फिर x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3x निकल जाएगा ना, 3x नहीं, यहाँ पे अगर आप इसका लेंगे एलसीएम 3 4 5 का, तो क्या आएगा 60 नहीं, 60 से कम भी आप ले सकते हैं, अथवा 60 ले लीजिए, 60 भी आ जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा ना, 20x हो जाएगा। ये 15 से 15x हो जाएगा। ऐसे ही ये अगर आप देखेंगे तो 12x हो जाएगा। तो यहाँ से फिर जो है फाइंड आउट करनी है आपको सीधा x की वैल्यू, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कुल दूरी निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ओके। तो बस इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक, तो यहाँ से मैं बता देती हूँ फिर भी x की वैल्यू जैसे 1 निकलेगी। अब देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, इसने कुल दूरी की बात की है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने डाल दिया कि कुल दूरी कितनी होगी। आंसर आपका 1 आएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 बार हमने दूरी ली है ना, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 113, यानी कि 1 को हम 3 टाइम्स जो है ऐड करेंगे तो 3 जो है इसकी दूरी आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अगला एक लंब वृत्तन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दिया गया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है, इसकी त्रिज्या जो ओके क्या कह रहा है कि जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसकी ऊंचाई के निकटतम मान की गणना जो है करनी है कि उसकी जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी। ओके, क्षेत्रफल यहाँ पे गिवन है शंकु का, वर्तुल शंकु का वक्र पृष्ठीय। तो जो मेन होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, उसको जो है 396 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर इसमें आप रख सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, r है तो हाइट क्या में मान लीजिए r+5 कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों r जब आप यहाँ से निकाल लेंगे तो ऊंचाई भी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक में ही जो है इस चीज़ को कन्वर्ट कर लिया है, हाइट और त्रिज्या जो है अलग अलग नहीं रखा है, इन दोनों को एक में कन्वर्ट कीजिए। फिर वहाँ से अगर आप r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस r की वैल्यू में से
त्रियक ऊंचाई जो होगी वो त्रिज्या से। ओके, जो आर की वैल्यू आएगी उसमें आप 5 और ऐड कर दीजिए, वो त्रियक ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि वो त्रियक ऊंचाई क्या है, वो ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि उसकी त्रियक ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ना तो इसमें त्रियक ऊंचाई डायरेक्ट दी गई, ना इसमें त्रिज्या डायरेक्ट दी गई। लेकिन अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को आते हैं, इस चीज़ को पकड़ लेगा, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, चलिए आगे देखिए, एक टेबल दी गई है मार्क्स की। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर। ओके, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कंप्लीट आपको जो है 20 का सॉल्यूशन करवा दूंगी, पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज मैंने आपको जो है थोड़ा थोड़ा हिंट सभी का दे ही दिया है कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आप खुद से करके देखिए, अगर किसी में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। ओके, अदरवाइज पॉसिबल हुआ तो मैं 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर लेके आऊँगी। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट पुट टुगेदर। अगर हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ रख दें तो कितना जो है परसेंटेज निकल के आएगा। ओके, ये मैक्सिमम मार्क दिए हैं, मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए हैं वो ये हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कीजिए, इन मार्क्स को जो भी हैं उनको ऐड कीजिए और वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स भी चाहिएंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स हम नीचे रखते हैं। मान लीजिए मेरे 600 में से 300 नंबर आ रहे हैं, तो कैसे लिखूंगी मैं, 600 में से 300 नंबर और गुना 100, इसी तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है। इसमें क्या करना, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आएंगे वो ऊपर रखिए, जो मैक्सिमम मार्क्स है उनको नीचे रखिए और गुना कर दीजिए 100 से, वहाँ से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट एक बार आप इनको अपने हाथ से निकाल के देखिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, जब आप इन चीज़ों को अपने हाथ से करेंगे आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, इसमें कौन सा गलत है, तो सैलरी गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसमें देखिए, इडियम फ्रेज बताइए, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, हिट द नेल ऑन द हेड, बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग। ओके, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वही फिर इनको करेक्ट ऑर्डर में जो है पुट करना था। QPSR जो है यहाँ से बन जाएगा। अगेन 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से इसी तरीके से पूछे गए हैं। इसमें सिनोनिम बताना था इंट्रीग्यू का, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो फिलिप्स आए हैं, पीपल कैन एडवाइज मी, ही सेड, बट एट द एंड ऑफ द डे आई मेक द डिसीजन अबाउट माई हेल्थ। ओके, अगेन इसमें देखिए, इन द फर्स्ट टू डिकेड, इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो लिख सकते हैं। अगर किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड है वो आप इसमें दे सकते हैं ऑप्शन में। देन अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, एरर है तो बताइए किस भी पार्ट में, अदरवाइज नो एरर आंसर। अगेन इसमें इडियम फ्रेज दिया गया है, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज ए वाइल्ड गूज चेज, फ्यूटाइल सर्च हो जाएगा। फॉर्म ऑफ सोसाइटी, इसमें आप देखेंगे विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ओके, 1 वर्ड इसमें बताना था। ठीक है, फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन विच द मदर ऑफ फीमेल इज हेड ऑफ द फैमिली, जहाँ पे मदर जो है वो फीमेल की हेड होती है, वो कैसी फैमिली कहलाएगी, मैट्रिआर्ची। ठीक है, ओके, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, तो 2 तो जो है ऐसे ही वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। ये भी प्रीवियस भी एग्जाम में देखने को मिले होंगे, तो आप उनकी तैयारी कीजिए। ये लो कार्ब डाइट लिमिट, इसमें अगेन फिलिप्स आ गया। इसमें एंटीनम्स बताना था, वेस्टिब्यूल का, एग्जिट हो जाएगा। फिर वही ग्रामेटिकल इनकरेक्ट बताना है कौन सा है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे सेंटेंस वाले, और 5 क्वेश्चन का आपको पैसेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है हिंदी की। हिंदी किस तरीके से पूछी गई देख लेते हैं। 2 दिशाओं के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, उपदिशा बोला जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द था ये। मूषक का पर्यायवाची इंदुर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि सबको नहीं पता होता ना मूषक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ओके, अंधे के आगे रोना, ये इजी है। निर्दय से दया की याचना करना। तत्सम शब्द का ज्ञान चयन कीजिए तो ससुर हो जाएगा। ससुर, तत्सम क्या होती है, संस्कृत के शब्द होते हैं ना, तो ससुर हो जाएगा इसका हिंदी में। सपना को जैसे संस्कृत में स्वप्न बोला जाता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है। यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिसमें मतलब कोई सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता है, यदि पानी न बरसा, तो क्या ये मिश्र वाक्य होता, ये कोई सेंटेंस बनता, मतलब साधारण वाक्य भी नहीं बनता ये, यदि पानी न बरसा। ठीक है, तो इसीलिए आश्चर्य है कि वह हार गया।
तो जिसमें एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड आएगी वो मिश्र वाक्य होंगे। कार्य समाप्त हो जाए तो आप जा सकते हैं। ओके, कार्य समाप्त होगा तो वो क्या कर सकता है, जा सकता है, यानी कि वो जा सकता है कब, जब कार्य समाप्त हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए कर्ण और अर्जुन साथ ही रहते हैं, ये क्या है, साधारण वाक्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण और अर्जुन साथ रहते हैं, ये मिश्र वाक्य नहीं है। बहिर्मुखी शब्द में बहिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी जो सही लिखा है यहाँ पे चिकित्सा गृह। श्रेष्ठत्व जो है ये सही नहीं लिखा। अभिलाषा सही नहीं लिखा। रक्त में आधा तय आएगा, कै सॉरी आधा कै, तो इसीलिए चिकित्सा गृह सही है। लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, कौन सा वाच्य है इसमें, कृतवाच्य है इसमें। ठीक है, कृतवाच्य जो है, लड़कियां जो है विद्यालय जा रही हैं। कुछ इस तरीके से होता है, लड़कियों द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है, तो वो कृतवाच्य नहीं होता, फिर वो क्रमवाच्य में चला जाता। ठीक है, धनुष्टंकार ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, पढ़ सकते हैं वहां से। धनुष्टंकार में कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। धनुष टंकार, धनु जमा टंकार बन जाएगा ना, यहाँ से धनु विसर्ग और टंकार, फिर विसर्ग का श बन जाए, धनुष टंकार, हाँ धनु टंकार, विसर्ग संधि हो जाएगी। 9 की लकड़ी 90 खर्च का अर्थ है मूल्य से अधिक वस्तु की देखरेख में व्यय होना। श्रेया स्कूल जा रही थी, श्रेया स्कूल जा रही थी है। ओके, थी था तो वर्तमान काल तो भूल ही जाओ, भविष्य काल वैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे बचा अपूर्ण और आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में संधि की दृष्टि होती है ना, तो अपूर्ण हो जाएगा, मतलब पूरे तरीके से जो खत्म हो जा रही थी। ठीक है, ओके, एक वचन शब्द का ज्ञान कीजिए। पाठक वृंद, नेतागण, दिशा, शासक वर्ग। एक वचन इसमें से कौन सा हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक है, ये इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग जो है किया गया है। ओके, इसमें उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण नहीं है तो वो बाजार हो जाएगा, क्योंकि खामोशी, ईमानदार और गहनता इनकी जो फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। बाजार थोड़ी ना कोई फीलिंग है। ठीक है, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुखरता। मौन जो चुप रहता हो और मुखर जो ज़्यादा बोलता हो। फिर अगेन वही 5 क्वेश्चन पैसे से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स। आप देख सकते हैं फिजिक्स का कीपर ग्रेविटी डायमेंशनल फॉर्मूला आया था, तो ये बाकी आप अपना PDF जब आप लेंगे वहाँ से टेलीग्राम से, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर किसी का पेपर है तो, सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। कंसिडर द फॉलोइंग कोलैबोरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, होमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कौन सी बेटर है, तो कोलैबोरेटिव और ब्रेनस्टॉर्मिंग है, होमवर्क तो है नहीं। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड फिजिक्स टीचर। एक फिजिक्स टीचर, तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको कि एक तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो है पेडागोजी में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे फिजिक्स का पेपर है तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक फिजिक्स टीचर में, अच्छी एवरेज नॉलेज इन मैथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिक्स टीचर। जो फिजिक्स टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो है नोटिसिंग स्टूडेंट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑब्वियसली फिजिक्स टीचर की थोड़ी ना है। ठीक है, सेटिंग एंड ग्रेडिंग है, आइडेंटिफाई एनालाइजिंग स्टूडेंट नीड्स और प्रिपेयरिंग स्टिमुलेटिंग लेसन है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ फिजिक्स इज, मतलब एडवांटेज क्या होगी प्रोजेक्ट वर्क ऑफ फिजिक्स से, इट प्रमोट, एक मिनट क्या हो जाएगी, इट प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेवल इन द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेट इन ए हैंड्स ऑन वर्कशॉप। व्हाट इज नॉट ए सुटेबल क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक, तो पेपर क्वालिटी शुड बी बेटर। मतलब जो क्राइटेरिया नहीं है फिजिक्स टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट करने का, तो पेपर क्वालिटी थोड़ी ना चेक करेंगे हम फिजिक्स टेक्स्ट बुक में। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी क्या सोचते हैं आप चीज़ के बारे में, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट अडॉप्टेड इन टेकिंग अप ए प्रोजेक्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, कौन सा जो है आप अडॉप्ट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट फिजिक्स के साथ। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग एन इंटरेस्टिंग अवेलेबल डाटा या एंगेजमेंट इन एक्सप्लोरेशन, तो कौन सा, नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, विच वन इज नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ लर्निंग गिवन बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन, तो लर्निंग इंडिविजुअली। ठीक है, ए फिजिक्स टीचर कैन मेक यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एड इन द क्लास, हाउ कैन दैट हेल्प द स्टूडेंट, only 1 and 3. It will enhance the curiosity of the student in the subject. It will help the student who are slow learners. Only 1 and 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्किप, ये इसमें बताया है कि राइट विच ऑफ द अबव रिक्वायर्ड इन ए फिजिक्स। फिजिक्स टीचर्स के लिए क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सेफ्टी स्किल एंड साइकोमोटर स्किल, तीनों होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन ए फिजिक्स टीचर अप्लाई टू एंश्योर प्रोग्रेसिव टीचिंग, तो बोथ यूजिंग न्यू एडिशन टू टेक्स्ट बुक, अटेंडिंग नंबर ऑफ सेमिनार ऑर्गेनाइज फॉर टीचर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है,
Which of the following is not included in Dr. Madeline Hunter research about what affective teachers usually include in their lesson? तो वो है डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब ये अफेक्टिव टीचर नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। Dash is known as father of observation astronomy. तो Galileo is known as father of observation astronomy. Which of the following is not a feature of continuous and comprehensive evaluation process in physics? तो teacher use only a fixed technique of evaluation. ये feature नहीं है continuous और comprehensive evaluation का, okay? Which of the following is a characteristic of learner centered performance based assessment? तो continuous and comprehensive assessment. Which of the following is not a type of project work in physics? तो fun is not a type of project work in physics. experimental हो सकता है, सर्वे हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल, लेकिन फन कोई टाइप नहीं है प्रोजेक्ट वर्क फिजिक्स में करने का, ओके। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट मेथड अमंगेस्ट टीचिंग मेथड्स? ओके, तो विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट मेथड को टीचिंग मेथड में किसने इंक्लूड किया था? विलियम किलपैट्रिक ने। तो ये मेथड्स जो है ना गिवन दिए थे, ये मैं एक बार कोशिश करूंगी करवा सकूं आप सभी को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूम मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी, स्टूडेंट हु स्कोर डैश मार्क्स और मोर आर कंसिडर्ड एट मास्टरी लेवल। तो जो स्कोर करेगा 0.85 मार्क्स, ठीक है, ये ब्लूम मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी की अकॉर्डिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट एवर बी डन बाय ए टीचर? मेक फन ऑफ हिज कलीग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज pupils to earn the leader trust. ओके, बिल्कुल सही है। इनमें से पूछा है कौन सा डन जो है एक टीचर के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर दे सकते हैं। बीइंग सिंपैथेटिक टू स्टूडेंट्स, प्रेज द स्टूडेंट टाइम एंड अगेन फॉर हिज एबिलिटी टू गुड वर्क, ऑब्वियस प्रेज करेंगे, ओके, ये तो किया जा सकता है। मेंटेन ए डिस्टेंस विद स्टूडेंट थ्रू बीइंग फ्रेंडली, ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी अपने कुलीग्स का मजाक उड़ाना ये कोई टीचर थोड़ी करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not a technique which could be adopted for presenting and introducing of any new concept related to physics? तो involving student in their homework is not a technique, जो टेक्निक नहीं है कि हम जो इंट्रोड्यूस करें या प्रेजेंट करें न्यू कॉन्सेप्ट फिजिक्स के, तो उसके लिए क्यों सही नहीं है, होमवर्क देना नहीं है, ठीक है। कैरिंग आउट एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट रेजिंग क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यू कंसेप्ट मतलब न्यू कंसेप्ट जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, उसको मतलब उसके लिए कौन सी टेक्निक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये पूछा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन को रेज करना या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकते हैं। नरेशन, स्टोरीज, इंसिडेंट एटसेट्रा, ये भी कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग ए प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट करना स्टूडेंट के सामने, ये भी पॉसिबल है, लेकिन स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर देना उनके होमवर्क में, ये नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, जो पहले हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था इनका, बट यहाँ पे सिंपल आपकी जो सेंस आपकी कहती है क्या सही होना चाहिए उस सिचुएशन में, मतलब क्वेश्चन जो थे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो बेटर क्वेश्चन थे इसमें पेडागोजी के, ठीक, तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये था फिजिक्स का पेपर, देख लिया होगा आपने किस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं, ओके। आगे अगर कोई और पेपर मिलता है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।